यहाँ फसल मेरे कद के बराबर ऊंची थी। मैं एक खेत की मिंट पर से गुजर रहा था। मेरी रफ्तार सुस्त हो गई थी। मुझे किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी से बात कर रही थी। मैं वहीं रुक गया। ये औरत किसी बच्चे को कुछ कह रही थी। मैं वहीं से वापस मुड़ने लगा था कि मेरे कदम अपने आप रुक गए। असल में उस औरत ने जो फसल के पीछे थी, एक ऐसा जुमला बोल दिया था जिसने मेरे कदम खुद ब खुद रोक दिए थे। उस औरत ने पंजाबी जुबान में कहा था, कहो पुत्र, ला इलाहा इल्लल्लाह। साथ ही किसी 8-9 साल के लड़के ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं हैरान सा होकर वहीं खेत की मुंडी पर बैठ गया और सोचने लगा कि ये मुसलमान औरत कहाँ से आ गई है और ये अपने बेटे को खेतों में बिठाकर कलमा शरीफ क्यों पढ़ा रही है। मशरकी पंजाब में जितने मुसलमान ख़ानदान आबाद थे, उन्हें सन 1947 में हिंदू सिखों ने शहीद कर दिया था और जो बच गए थे वो भागकर पाकिस्तान आ गए थे। ये मशरकी पंजाब का इलाका था। यहाँ किसी मुसलमान घराने का मौजूद होना तकरीबन नामुमकिन बात थी। मैं कान लगाकर सुनने लगा। वो औरत अपने बेटे को कलमा शरीफ पढ़ाना सिखा रही थी। मैंने फसल में से देखने की कोशिश की, मगर फसल इतनी घनी थी कि मुझे वो औरत नजर नहीं आ रही थी। फसल ऊंची भी थी। मेरे साथ खेत की मिंट दूर तक चली गई थी। मैं मिंट से एक तरफ हटकर फसल की ओट में छुप कर बैठ गया। औरत ने 3-4 बार लड़के को कलमा शरीफ याद करवाया और फिर कहा, जा पुत्र, स्कूल जा, देर ना हो जाए। मुझसे कोई 50 गज दूर एक जगह से फसल के पौधे एक तरफ हटे और फसल के अंदर से एक 7-8 साल का लड़का बाहर निकला जिसने कमीज और निकर पहन रखी थी। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि लड़का सिख था। उसके सर पर पगड़ी तो नहीं थी, लेकिन उसने बालों का जूड़ा सर के ऊपर बनाकर जूड़े को रुमाल से बांधा हुआ था। उसके पीछे पीछे वो औरत भी खेत से बाहर निकल आई जो उस लड़के को कलमा शरीफ याद करवा रही थी। मेरे लिए ये अजीबो गरीब लम्हा था जिसको मेरा दिमाग हल नहीं कर सका था। सिख लड़के के गले में स्कूल का बस्ता लटक रहा था। वो एक जगह अपनी माँ से जुदा होकर दूसरे खेत की तरफ चल पड़ा। उसका स्कूल उस तरफ होगा। अब मिड पर वो औरत अकेली जा रही थी। औरत शलवार कमीज में थी। मुझसे ना रहा गया। इस बात से भी मुझे हौसला हुआ कि ये औरत मुसलमान है, उससे मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता। मैं जल्दी से उठा और औरत के पीछे तेज तेज कदमों से चलने लगा। औरत दूसरे खेत की तरफ मुड़ने लगी तो मैंने उसे आवाज़ देकर कहा, बहन जी ज़रा रुकना। औरत वहीं रुक गई। उसने पलट कर मेरी तरफ देखा और सर पर दुपट्टा ठीक करने लगी। मैंने उसके करीब जाकर उसे अस्सलाम वालेकुम कहा तो वो मुझसे भी ज़्यादा हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसे ज़्यादा सोचने का मौका न दिया। मैंने उसे पंजाबी में कहा, बहन जी मैं भी मुसलमान हूँ। मैंने कलमा पढ़ दिया और कहा, बहन जी ये राज मेरी समझ में नहीं आया। आपका बेटा सिख है और आप उसे कलमा शरीफ याद करवा रही थी। मैंने उसे ये भी बता दिया कि मैं फसल में छुपकर उन माँ बेटे की बातें सुन रहा था। औरत की उम्र 30-32 साल के करीब होगी। रंग साफ था। अगर आप इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। और उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी का तासुर था। उसने मुझसे पूछा, तुम मुसलमान हो तो यहाँ कैसे आ गए हो? मैंने कहा, बहन जी मैं पाकिस्तान से वीज़ा लगवाकर अमृतसर आया था। रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली जा रहा था। रास्ते में एक रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी। मैं पानी पीने के लिए उतरा और गाड़ी चल पड़ी। अब पैदल ही अगले स्टेशन की तरफ जा रहा था कि ज़रा सैर भी हो जाएगी और अगले स्टेशन पर दूसरी गाड़ी भी पकड़ लूँगा। खेतों में से गुजरते हुए आपकी आवाज़ सुनी कि आप किसी लड़के को कलमा शरीफ याद करवा रही थी। मैं वहीं रुक गया। मैं अभी तक हैरान परेशान हूँ कि आप सिख औरत हैं मगर अपने बेटे को मुसलमानों का कलमा शरीफ याद करवाती हैं। ये क्या राज है? इतना मेरे दिल को यकीन था कि ये औरत मुसलमान है, क्योंकि किसी सिख औरत को ज़रूरत नहीं है कि वो अपने सिख बेटे को इस्लाम का कलमा याद कराए। लेकिन मैंने भी अपने उस तासुर को उस पर जाहिर न किया और उसे यही कहा कि वो सिख औरत होकर अपने बेटे को कलमा शरीफ पढ़ा रही थी। औरत की नज़रें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। उसने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय मुझसे सवाल किया, क्या तुम पाकिस्तान से आए हो? मैंने कहा, हाँ, ये मेरा पासपोर्ट देख लो। और मैंने उसे पासपोर्ट निकाल कर दिखाया। औरत पढ़ी लिखी लगती थी। उसने पाकिस्तानी पासपोर्ट को गौर से देखा, फिर उस पर लगी हुई मेरी तस्वीर देखी, फिर पासपोर्ट चूमकर आंखों से लगाया। जब उसने पासपोर्ट मुझे वापस किया तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैं चुप खड़ा उसको तक रहा था। औरत ने दुपट्टे से आंसू पोंछे, एक नज़र पीछे खेतों की तरफ देखा और उदास लहजे में कहा,
وہاں آ جاؤ بھائی۔ وہ مجھے فصل کے اندر لے گئی۔ یہاں تھوڑی سی کھلی جگہ تھی، وہ بیٹھ گئی، میں بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے اور سسکیاں بھر کر رونے لگی۔ میں پریشان ہو گیا، میری سمجھ میں کچھ نہ آیا تو میں یوں ہی اسے تسلیاں دینے لگا۔ رونے سے جب اس عورت کے دل کا غبار ذرا ہلکا ہوا تو وہ کہنے لگی، میں سکھ نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، مگر ایک سکھ کی بیوی بنا دی گئی ہوں۔ میں دم بخود سا ہو کر رہ گیا۔ تب اس بدنصیب مسلمان عورت نے اپنی جو دردناک کہانی سنائی وہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ جب پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا تو مشرقی پنجاب میں ہندو سکھوں نے مل کر مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے گھروں کو جلا دیا گیا، انہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا، ان کے بچوں کو نیزوں پر اچھالا گیا، مسلمان عورتوں کو اغوا کر لیا گیا۔ ہر طرف مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ جو مسلمان کسی طرح جانیں بچا کر قافلوں کی شکل میں پاکستان کی طرف چلے انہیں بھی معاف نہیں کیا گیا۔ پاکستان کی سرحد تک پہنچتے پہنچتے جگہ جگہ سکھوں نے ان پر حملے کیے، نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر لے گئے۔ اس عورت کا نام رضیہ بانو تھا۔ وہ بتاتی ہے کہ ان کا گھر کرتارپورہ کے قصبے میں تھا۔ جب فسادات شروع ہوئے تو اس وقت رضیہ بانو کی عمر 16-17 سال کی ہو گئی۔ اس کے 2 چھوٹے بھائی بھی تھے، ایک ماں تھی، ایک باپ تھا۔ سکھوں نے قصبے کے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ رضیہ بانو کا باپ اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر گھر سے بھاگا۔ سکھوں نے اس کا پیچھا کیا۔ رضیہ بانو کا بیان ہے کہ سکھوں نے اس کے باپ کو اس کے سامنے قتل کر دیا اور دونوں چھوٹے بھائیوں کو کرپانے مار مار کر شہید کر دیا۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک سکھ کے گھر میں تھی۔ یہ سکھ اسے اغوا کر کے لے آیا تھا۔ پہلے تو 1 سال تک اس نے رضیہ کو ویسے ہی گھر میں ڈال رکھا تھا، پھر اس نے رضیہ سے سکھوں کے رواج کے مطابق شادی کر لی۔ رضیہ کے 3 بچے پیدا ہوئے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور پیش کریں۔ اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔